बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा क्लास 12 लेसन नंबर 8 चल रहा है हिस्ट्री का, और इसके अल्हम्दुलिल्लाह से 2 पार्ट भी हो चुके हैं और उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और ये इसमें एग्ज़ाम में आ भी सकते हैं, इसलिए इसको अच्छे से समझते चलो। ये 2 पार्ट हो चुके हैं, उनको भी अच्छे से समझना है आपको, और आज हम जो पढ़ेंगे और उसके बाद भी जो पढ़ेंगे वो भी अच्छे से ही समझना है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे इंशाल्लाह 8.3 का पार्ट जो है उसका 1 वाला। तो हमारा लेसन है आलमी जंगें और भारत, और लेसन पर से ही हमको उसका थीम समझ लेना चाहिए। ठीक है, कंसेप्ट समझना चाहिए। आलमी जंगें 2 है। कौन सी? पहली आलमी जंग, दूसरी आलमी जंग। हमने इसके बारे में मालूमात हासिल कर लिए, यानी लेसन का आधा हिस्सा हमने देख लिए। अब हमको क्या देखना है, ये आलमी जंगों का, इसमें भारत का क्या किरदार रहा, यानी भारत किस तरह से इसमें रहा है या भारत पर इसके क्या असरात हुए। तो आज हम जो देखने वाले हैं इसमें हमको जो देखना है कि ये आलमी जंग और भारत में पहली आलमी जंग और भारत, यानी कि इसमें भारत का क्या रोल है, भारत का क्या किरदार है। ठीक है, तो देखो, हमारी जो पहली आलमी जंग हुई उसका ड्यूरेशन जो है 1914 से लेकर 18 तक की है। और ये ड्यूरेशन कौन सा ड्यूरेशन है? इस वक्त हम आज़ाद थे? नहीं थे। इस वक्त हम क्या थे? हम गुलाम थे, अंग्रेज़ों के हम गुलाम थे। उनकी एक नौ आबादी थे, तो उनकी नौ आबादी के तौर पर इस जंग से हमारा कोई वास्ता था ही नहीं, हमारी किसी से दुश्मनी ही नहीं थी, लेकिन हमको फिर भी क्या करना पड़ा, उनकी नौ आबादी की वजह से इस जंग में शिरकत करनी पड़ी। और ये पहली आलमी जंग में हमने क्या क्या किया, भारत ने क्या क्या किया, यानी यहाँ पर किस तरह से भारत का रोल रहा है, ये पूरे इसमें हमको ये आज के टॉपिक में समझना है। बहुत आसान है, इसको पॉइंट वाइज समझते चलेंगे ना, एकदम ईजी जाएगा। ठीक है, आलमी जंग है, बहुत बड़ी जंग है। अब ये जंग जब रहेगी तो सबसे पहले कोई भी चीज़ हो, पैसा दरकार होता है। पैसा है तो सब कुछ है, तो अब यहाँ पर भी पैसा दरकार था। तो ये यहाँ जो पहली आलमी जंग में हमारे से, यानी कि हमारे मुल्क से, भारत से तकरीबन कितना पैसा लगा है? 19 अरब। यहाँ पर गलती से बाय मिस्टेक 9 आ गया है, लेकिन कितना? 19 अरब रुपया इस जंग में भारत से अंग्रेज़ों की मदद के लिए गया, जंग में उन्हें मदद की गई। ठीक है, अब उसके अलावा ये सिर्फ पैसों तक ही नहीं रुका, बल्कि जो भारतीय सामान था वो भी यूरोप को भेजा गया, जिसमें कौन सी चीज़ें थी? उसमें असलहा था, कश्तियाँ थी, इमारती लकड़ी, रेलवे, नकल व हमल के ज़राए, साजो सामान, ये सब चीज़ें कहाँ पर जा रही थी? कश्तियाँ, भारत से ये सामान यूरोप को जा रहा था। हम गुलाम थे। ठीक है, हमारा मुल्क गुलाम था, तो यहाँ से जो भी चाहिए अंग्रेज़ों को, इस जंग में जो भी चीज़ें चाहिए उनके लिए जो करामात थी वो यहाँ से वहाँ पर रवाना कर दी जाती थी। अब उसके अलावा और ये दौर में क्या हुआ, पहली आलमी जंग में भारत में क्या हुआ, तो यहाँ पर सनतकारी को फ़रोग़ हासिल हुआ, जिसमें ख़ास करके फौलाद, लोहा, कोयला, ये चीज़ों का। क्यों? तो इससे क्या होता है, हथियार बनने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है इन चीज़ों को क्या होने वाला है, ज़्यादा बढ़ावा दिया गया, ये ज़्यादा से ज़्यादा हुआ। और साथ ही साथ क्या हुआ, इस दौर में सनती माल की जो कीमत है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। ठीक है, ये हो रहा है। फिर उसके बाद जो है हमारे भारत में मोटर गाड़ियों की तादाद में इजाफा हुआ। अब जाहिर सी बात है, जंग का माहौल है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो तमाम चीज़ों के लिए कैसा होता है कि फास्ट करना होता है, तो उस वक्त मोटर गाड़ियाँ ज़रूरी थी। तो ये यहाँ पर ये भी चीज़ें बढ़ गई, ताकि एक जगह से दूसरी जगह तक जाके कांटेक्ट आसानी से हो, फौरी इत्तलाएँ पहुँची जाए, या फ़ौजी को भी पहुंचाना है तो वो भी ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाई जाए, तो इसके लिए गाड़ियों का भी इजाफा हुआ। अब यहाँ पर ये 2 चीज़ें हो रही है आलमी जंग में, और एक ख़ास चीज़ हुई कि यहाँ पर जो है ज़रूरी पैदावार भारत के लिए मंदी हुई। क्यों मंदी हुई? क्योंकि यहाँ से जो है अनाज जो होता था पूरा की पूरा यूरोप और इंग्लैंड को रवाना कर दिया जाता था। ठीक है, क्यों? तो वहाँ पर फ़ौजी लड़ रहे हैं, बहुत सारे फ़ौजी होते हैं, इतने उतने नहीं, लाखों में तादाद होती है, अनाज दरकार होता है, अगर खाना नहीं तो लड़ेंगे कैसे? तो अब ये सब खाना कहाँ से, ये अनाज कहाँ से? क्यों? तो हमारा मुल्क तो ज़रूरी मुल्क था, तो यहाँ से पूरी जो होती थी अनाज वो वहाँ पर यूरोप में भेज दिया जा रहा था। नतीजा क्या हुआ, यहाँ पर अनाज की किल्लत हो गई, मंदी हो गई, और कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ। ठीक है, समझ रहे हो ना आप लोग? ये पहली आलमी जंग में भारत का इस तरह से चल रहा है, ये इस तरह से रोल चल रहा है, यानी पैसे से मदद कर रहे हैं, अलग अलग जंगी साजो सामान से मदद की जा रही है, साथ ही साथ मोटर गाड़ियाँ भी यहाँ पर आ गई, सनतकारी को फ़रोग़ हासिल हुआ और अनाज भी पहुँचाया जा रहा है।
यहाँ तक क्या गया है, ठीक है आपको समझ में। अब आते हैं हम आगे कि यहाँ पर जो होती थी कि दफ़ाई टेक्निक जो होती है, यानी कि अपने मुल्क को दफ़ा करना है या जंग लड़ना है, तो जब यहाँ भारत के फ़ौजी को वहाँ भेजा गया, जंग के मैदान में भेजा गया, तो ये चीज़ समझ में आई कि बहुत सारी चीज़ों से आज भारतीय लोग जो जदीद टेक्नोलॉजी है उससे नावाकिफ़ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये अंग्रेज़ों ने सोचा कि चलो अब एक इनमें इस्लाहात होना ज़रूरी है, क्योंकि इन फ्यूचर और ऐसे हालात हो सकते हैं। आज ये जंग हुई है, कल भी हो सकती है। भारत हमारी नौ आबादी है, यहाँ पर हमको रेडीमेड फ़ौजी मिल रहे हैं, तो इनको हमको जदीद करना होगा ताकि हमारे को आगे इनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट हासिल हो। इसके लिए क्या किया गया, एक कमेटी तश्कील की गई कि वो देखे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इन्होंने क्या की, एक सिफारिश की है कि किस तरह से होना चाहिए। तो वो सिफारिशात को देखते हुए 1917 में यहाँ के जो वाइसराय थे, गवर्नर थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड और उसके बाद एडविन सैमुअल, ये लोगों ने क्या किया कि एक रिपोर्ट तैयार की और उन्होंने एक सिफारिशात की कि ये चीज़ें होना है। तो सबसे पहली वो रिपोर्ट में चीज़ रखी ये गई थी कि अब जो फ़ौज होगी तो उसमें कैसा होगा, ज़ात पात नस्ली इम्तियाज़ नहीं किया जाएगा। जैसे देखो 1857 का हुआ था जो बगावत हुई थी, तो ख़ास वजह वही थी कि फ़ौजियों के साथ कैसा होता था, इक्वल सलूक नहीं होता था। भारतीय फ़ौजियों को बहुत ही ज़्यादा इहानत आमेज़ रवैया किया जाता था उनके साथ, ज़िल्लत आमेज़। तो अब यहाँ पर ये रखा गया कि हाँ, नस्ली इम्तियाज़ नहीं करेंगे, क्योंकि पता है भारतीय फ़ौज रहेगी तो उनका सपोर्ट रहेगा तो हम ताकतवर रहेंगे। तो अब ये खुश करने की चीज़ है कि हम नस्ली इम्तियाज़ नहीं करेंगे। उसके अलावा भारत में एक एकेडमी क़ायम की जाएगी, जैसे कि इंग्लैंड में है वैसे ही जदीद वाली, और जिसमें 10 नशिस्तें भारतीय नौजवानों के लिए महफूज रहेंगी। इलाक़ाई फ़ौज को क्या किया जाएगा, और ज़्यादा मुसलह किया जाएगा, हथियार दिए जाएंगे भारतीय फ़ौजों के भी हाथ में। फिर उसके अलावा फ़ौजी सामान के लिए वो एक अलग शोबा बनाया जाएगा, एक अलग डिपार्टमेंट बनाया जाएगा, ठीक है। भारतीय फ़ौजियों को फ़ौज में शामिल होने के लिए उनको मतलब ये सब चीज़ें दी गई कि हाँ, अगर होते हैं तो हम आपको ऐसी ऐसी सहूलतें देंगे। ये हो रहा है पहली आलमी जंग में भारत का किरदार इस तरह से कि ये फ़ौजी आए थे। कितने फ़ौजी शामिल हुए थे, अब अगर ये यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो तकरीबन 1 मिलियन यानी कि 11 लाख के करीब फ़ौजी भारत के इस जंग में शामिल हुए थे अंग्रेज़ों की तरफ से, जिसमें बताया जाता है कि बहुत सारों की मौत भी वाक़ई हुई है, ठीक है। तो इतने फ़ौजी शामिल हुए थे, ये एक बहुत प्लस पॉइंट था बरतानिया के लिए। और अगर उनको और जदीदियत उनमें अगर ला लेते थे, उनको नई टेक्नोलॉजी सिखा देंगे तो ये और इनको फ़ायदेमंद साबित होने वाला था। तो उन्होंने अपना फ़ायदा देखते हुए उन्होंने यहाँ पर ये इस्लाहत जो करने की कोशिश की है, चेंजेस लाने की कोशिश की है। और देखो यहाँ की जो थी यानी कि अपने पास जो एयरफोर्स वगैरह था, इसमें है ना बहुत पीछे थे। जदीद टेक्नोलॉजी के जो हथियार होते हैं, जंगी मशीनें होते हैं, इनका इस्तेमाल करना नहीं आता था। तो ये सब चीज़ों का यहाँ पर भारत में अब ये चीज़ें जदीद करने के तरफ अंग्रेज़ों ने अब कदम उठाया था। अब और यहाँ पर अब ये है कि ये जो इस जंग में जो शरीक हुए थे भारत के जो सिपाही, तो ऐसा है कि उन्होंने बहुत बहादुरी का भी मुजाहरा किया था। तो इसकी वजह से तकरीबन 17 भारतीय लोगों को विक्टोरिया क्रॉस, जो एक बहुत बड़ा मेडल समझा जाता था, एक उसका बहुत वैल्यूएबल था, जैसे कि ये नोबेल प्राइज़ होता है, अपने पास परमवीर चक्र होता है, उस टाइप का। तो इस तरह से पहली आलमी जंग में बहादुरी का मुजाहरा करने वाले तकरीबन 17 भारतीय फ़ौजियों को इससे नवाजा गया था, ठीक है। तो ये हो रहे हैं हालात, समझे आप। इस तरह से भारत की मदद है, इस तरह से भारत का किरदार है, पैसे से, फ़ौज से, अलग अलग जो है चीज़ों से, हर लिहाज से। अब इसी जंग के दौरान अब यहाँ के हमारे पास के जो लीडर्स थे उनका क्या किरदार रहा, जैसे कि लोकमान्य तिलक है, गांधी जी है। तो ये लोगों ने क्या किया था कि इन्होंने सोचा था कि हाँ, हमें है ना अंग्रेज़ों का मदद करनी है, बड़े दिल से उनकी मदद करनी है। क्यों करनी है? उनको ये लगा था कि अगर हम यहाँ पर इनका मदद करते हैं तो इसका फ़ायदा हमको मुस्तक़बिल में होगा, यानी ये लोग शायद से हमसे खुश होकर आज़ादी दे देंगे, ठीक है। हम तो भारतीय लोग हैं, भोले भाले मासूम से, तो हम लोगों को ये लगा था कि अगर हम यहाँ पर इनका सपोर्ट करेंगे तो उन लोग है कि आगे चले जाएंगे यहाँ से, हमारे मुल्क से, और हमको आज़ादी दे देंगे, ये सोचते हुए। और इसी के बारे में एक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पर ये भी कहा था अपनी बेटी इंदिरा गांधी को एक ख़त में कि हमारी किसी से भी दुश्मनी ही नहीं है, ना जर्मनी से है, ना तुर्की से, किसी से नहीं है, लेकिन कैसा होता है कि मालकिन का आंचल पकड़कर चलना भारत की मजबूरी थी, यानी मालिक जहाँ जाएगा नौकर को भी उसके पीछे पीछे जाना था, ठीक है।
तो इस तरह से यहाँ पर हमारे पास जो है भारत में सियासी जो रहनुमा थे उनका यहाँ पर ये किरदार रहा था। अब ये सब कुछ हो रहा था, ठीक है। अभी इसी दौरान एक वाक़या रूनुमा हुआ आलमी जंग के ज़माने में कि कुछ लोग हैं ना यहाँ से अपने मुल्क से छोड़कर कनाडा और अमेरिका की तरफ हिजरत कर रहे थे। लेकिन कनाडा की हुकूमत उस टाइम पर अगर देखेंगे तो उन्हें अंग्रेज़ी हुकूमत की हाथ की कठपुतली थी, उनकी जो कहेंगे वो सुनती थी। तो इस तरह से एक जो जहाज़ था जिसमें बताया जाता है कि 76 इंडियंस जो है पंजाब और अलग अलग इलाके से, सिख भी थे उसमें और मुस्लिम्स भी थे, ये लोग कहाँ पर गए, कनाडा पे पहुँचे। कनाडा में जो जिनकी उसमें गए थे तो वहाँ पर कैसा हुआ कि कनाडा में जब ये जहाज़ पहुँचा तो वहाँ पर उन लोगों ने उसको लंगर अंदाज ही होने नहीं दिया। कामगाटा अमारो जहाज़ जो है वहाँ पर उन्होंने आने ही नहीं दिया, उनको वापस लौटा दिया। और जिसकी उसमें गए थे इनका जो क्या कहेंगे कि कैप्टन जिनके रहनुमाई में ये लोग कनाडा को जहाज़ गया था वो बाबा गुरुदत्त थे। बाद में से कनाडा ने इस चीज़ का अफसोस भी जाहिर किया कि बाद में कि हमें इस तरह से नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो पॉलिटिक्स है ना, उस वक्त जो हालात थे उस हिसाब से उन्होंने वो स्टेप उठाया था। तो ये कैसा हुआ था कि ये लोग वहाँ पर पहुँचे लेकिन उनको वापस लौटा दिया गया। और ये परेशान हाल जब है ना कलकत्ता के नज़दीक बजबज बंदरगाह पर पहुँचे तो वहाँ पर अंग्रेज़ों ने उनको कहा कि फ़ौरन अपने अपने गाँव को चले जाओ। तो लोगों ने है ना ये हुक्म मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने नाराज़ थे ना, अब अंग्रेज़ों से नाराज़ थे। अब अंग्रेज़ कह रहे हैं कि जाओ, अब यहाँ पर नहीं रहना है, आपको ऐसा करना है वैसा करना है। तो ये दोनों में आपस में थोड़ा सा तनाज़ा हो गया लोगों में। लेकिन यहाँ पर अंग्रेज़ अफसरों ने ना दाएँ देखा ना बाएँ देखा, बिल्कुल उनके ऊपर फौरी गोलियाँ चला दी। गोलियाँ चलाने की वजह से तकरीबन यहाँ पर 30 लोग मारे गए। तो ये एक बेरहमी का था जिसकी वजह से कैसा हो गया था फिर, और जो है हमारे मुल्क के जो बाशिंदे थे, भारत के जो शहरी थे, उनके दिल में बहुत गम गुस्सा आ गया कि ये इस तरह से बेरहमाना सलूक करना कहाँ की इंसानियत है। जबकि हम तो उनका जंग में साथ दे रहे थे, हम तो उनकी मदद करें, हर लिहाज से मदद की, और उसके बदले में क्या दिया जा रहा है, गोलियाँ दी जा रही है और लोगों को मारा जा रहा है। तो ये इस तरह से ये वाला हमारा पॉइंट था कि इस तरह से जो है पहली आलमी जंग जो हुई थी उसमें भारत का ये किरदार रहा। ठीक है, किरदार अलग है और असरात अलग है। किरदार ये है कि किस तरह से भारत ने यहाँ पर मदद की हर लिहाज से। जो हमने आपको 2-4 पॉइंट भी अगर आप इसमें से याद रखें, यानी कि जैसे कि पैसे से, उसके बाद अलग अलग ज़रूरियात की चीज़ें, उसके बाद थर्ड वन अगर हम देखेंगे फ़ौजी मदद, फिर उसके बाद पॉलिटिकल जो लीडर्स थे हमारे पास उनका सपोर्ट, ये इसको भी अगर आप ये 4 पॉइंट भी अगर आप याद रख के इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे अपने ही जुमलों में तो आपका बिल्कुल बेहतरीन जवाब तैयार हो जाता है। और एक चीज़ याद रखो, हिस्ट्री में देखो कहीं से भी उसने क्वेश्चन पूछा है। अभी जो पेपर हुआ है अगर हम उसको देखेंगे तो कुछ जो है एक्सरसाइज में के जो है क्वेश्चंस उसमें से है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं कि जो उसने लेसन के बीच में से भी पूछे हैं। तो इसलिए आपको ये हर एक लेसन को, पूरा लेसन अच्छे से समझते चलना है, ठीक है। और जो नहीं समझ में आया आप हमको बिल्कुल पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह इसके बाद का एक जो टॉपिक रह गया है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो ठीक है, सबके लिए दुआएं कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।